everyone. Today we will discuss about monohybrid inheritance or can also be said as inheritance of one gene. तो एक जीन के साथ हम लोग इस मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस को देखेंगे और उसके साथ साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि मेंडल्स का फर्स्ट लॉ है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का, इसी को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इससे जैसे जैसे क्वेश्चन आता है इसको भी हम लोग इसकी भी चर्चा होगी यहाँ पे। सो पहले क्या किया, क्या सिनेरियो रहा होगा जब मेंडल्स ने इस तरह के वर्क को किया, तो कैसे किया आखिर ये, इसको जानते हैं। ही सेलेक्टेड 2 वेराइटीज, ऐसे इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो 14 प्योर ब्रीडिंग पे था, 14 प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स, एंड दैट 14 प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स कंटेन 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टेड कैरेक्टर, जिसको इससे के पहले वीडियो में मैंने बता रखा है कि क्या क्या 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टेड कैरेक्टर है। मान लो हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, लेंथ ऑफ स्टेम, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, पोजीशन ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, एंड देन इसके 7 हो गया, 7 कैरेक्टर आपका था। तो 7 कैरेक्टर के साथ चला नहीं, अलग अलग करके एक एक कैरेक्टर को इन्होंने देखा, डेमोन्स्ट्रेट किया, और तब उनका ऑब्जर्वेशन क्या आया इसको हम लोग देखेंगे। तो इन दिस ही सेलेक्टेड 2 वेराइटीज विच हैड क्लियरली डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये सिलेक्शन किसी भी कैरेक्टर का हो सकता है। यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टेम, पोजीशन ऑफ फ्लावर भी हम ले सकते हैं, या कलर ऑफ सीड या कलर ऑफ पॉड भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको लेंथ ऑफ स्टेम लेके चलेंगे, ठीक है। सो नाउ दीज प्लांट्स showing a single pair of contrasting character. So single pair of contrasting character, हर एक प्लांट जो प्योर ब्रीडिंग प्लांट मेंडल्स ने सेलेक्ट किया उसमें हर एक पेयर, एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टेड कैरेक्टर्स के साथ वो प्लांट था। सपोज अगर टॉल है तो टॉलनेस इज ए कैरेक्टर एंड दैट बियर्स अ सिंगल पेयर। तो टॉल को हम लोग सिंबलाइज कैपिटल टी में करेंगे। फर्दर हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है कि सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम टॉल प्लांट्स। क्या किया, जितने भी सीड्स टॉल प्लांट से कलेक्ट हुए उसके बाद जो उसको देखा गया तो क्या देखा कि सारे के सारे टॉल ही हैं। जो डॉर्फ प्लांट्स थे, क्योंकि मैं ये बता चुकी हूँ आपको 2 वेराइटीज़ का लिया, तो एक अगर रहा होगा कैरेक्टर हाइट तो एक वेराइटी क्या रख सकते हैं, हाइट में टॉल, और दूसरा वेराइटी क्या रखे होंगे, हाइट ही कैरेक्टर होगा लेकिन दैट विल बी डॉर्फ। तो जो टॉल प्लांट का सीड था फर्दर कई जनरेशन तक उसके सीड को जब देखा गया तो वो टॉल ही प्लांट आ रहा है, और जो डॉर्फ की वैरायटी थी वो डॉर्फ प्लांट को ही ला रहा था, या डॉर्फ प्लांट ही उसके फर्दर जनरेशन में आ रहे थे। सो दिस ऑब्जर्वेशन दैट मेंडल्स ऑब्जर्व, बाय डूइंग सो देन ही डेमोन्स्ट्रेट्स दैट मेंडल वॉज यूजिंग प्योर ब्रीड, और प्योर ब्रीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीड भी बोलते हैं। तो इससे पहले के ये क्लियर हो गया कि अब जो हम पहला वैरायटी लेंगे, तो अब मेंडल के पास एक साउंड नॉलेज था कि ये जो ब्रीड है जिसका मैंने सिलेक्शन किया है वो कैसा ब्रीड है, प्योर ब्रीड है, या उसको ट्रू ब्रीड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, नेचुरल है, सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट है, किसी तरह का क्रॉस पॉलिनेशन उस वैरायटी में नहीं हुआ है। तो क्या होगा उसके बाद, प्लांट ब्रीडिंग को लेने के बाद with this information that Mendel was using pure breeding or true breeding, now with this information he was in a position to carry out hybridization. अब वो प्योर ब्रीड के साथ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट्स में मेंडल्स ने जो टेक्निक का यूज़ किया उस टेक्निक को हम लोग यहाँ पे एज इमस्कुलेशन देखते हैं और बैगिंग भी देखते हैं। तो विद दिस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल क्रॉस, और इन दिस केस एक्सपेरिमेंटल क्रॉस का जो टेक्निक इन्होंने यूज़ किया वो था रेसिप्रोकल क्रॉस। सो रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज हमारा कैरेक्टर हाइट है, एक प्लांट हाइट के साथ लेके चले, दूसरा प्लांट का कैरेक्टर क्या है, डॉर्फ है, तो हम रेसिप्रोकल करेंगे। मतलब रेसिप्रोकल यहाँ पे इस तरह से आप कैपिटल टी वैरायटी के साथ, ये प्लांट है एक वैरायटी का, स्मॉल टी वैरायटी को रैंडमली क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे। रैंडम मतलब ये इसके टॉल को हम लोग इसके डॉर्फ पे
या तो पॉलन को डस्टिंग करके ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। यही है रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब। रेसिप्रोकल क्रॉस यहाँ हियर दिस टर्म्स एज that one variety is crossed with another variety and another will cross with the same। नेक्स्ट जो वेराइटी उसके पास है उसके साथ उसको क्रॉस किया जाएगा। उसका क्या रिजल्ट आता है, कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में या हाइब्रिड में शो होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इन हिज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ही यूज्ड और इन्वॉल्व इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमस्कुलेशन और बैगिंग को मेंडल्स ने यूज़ किया। सो व्हाट डू यू मीन बाय इमस्कुलेशन? इमस्कुलेशन क्या था? रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, एंथर फ्रॉम द फ्लावर, या बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो उसमें से एंथर को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया गया। और बैगिंग क्या है? एक बटर पेपर या किसी तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर में हमने उसको इनक्लोज कर दिया सो दैट कि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, और अगर हम चाहें उसको तभी वो क्रॉस पॉलिनेशन करा पाए। आर्टिफिशियली उसको कराया जा सकता है, नेचर में ये पॉसिबल नहीं है वहाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन में मेंडल्स यूज इमस्कुलेशन एंड देन बैगिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसेस दैट were performed by Mendel after observing that all the varieties which he has chosen or which he had selected were pure। ये तो पता चल गया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब भी वो ब्रीड करके नेक्स्ट जनरेशन आ रहा था तो उसमें उसी कैरेक्टर के साथ आ रहा था। तो इसने क्या कि मेंडल का क्या करना था? मेंडल डिड रेसिप्रोकल क्रॉस। नाउ रेसिप्रोकल क्रॉसेस वेयर कैरीड आउट बाय, कैसे किया होगा रेसिप्रोकल क्रॉस? बाय ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम, कैरेक्टर हमारा क्या था? हाइट, सो फ्रॉम टॉल प्लांट्स टू ड्वार्फ प्लांट्स। तो टॉल प्लांट का ब्रीड किसके साथ? ड्वार्फ प्लांट के साथ, और सेम ड्वार्फ प्लांट को फिर क्या किया? टॉल प्लांट के साथ इंटरब्रीड कराया गया। ओके, सो सरप्राइजिंगली व्हाट मेंडल ऑब्जर्व्ड, ऑल द हाइब्रिड which were produced after breeding tall pea plant with dwarf pea plant, all varieties or all the hybrid that he observed in next generation, in first generation you can say, is tall। सारे के सारे variety क्या थे? tall थे। Surprisingly Mendel observed that all plants were tall। So in this case Mendel termed this expressed character, और ये expression किसका हुआ था? ये एक्सप्रेशन हुआ था हाइट का, और हाइट किस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हुआ? टॉल का, ठीक है, एज डोमिनेंट। ठीक है, लेटर ऑन जब ये डिस्कवरी और अच्छे से हुई इन द ईयर 1902, इसी डोमिनेंट फीचर के साथ जो हाइब्रिड आया उस जनरेशन को बेटसन और सैंडर्स ने एक नाम दे दिया इन ईयर 1902। बेटसन एंड सैंडर्स कॉल दिस फर्स्ट हाइब्रिड एज फर्स्ट फाइलियल जनरेशन और F1 जनरेशन, जिसको हम लोग F1 जनरेशन बोलते हैं। एंड इन F1 जनरेशन एज पर द ऑब्जर्वेशन बाय मेंडल ऑल प्लांट्स वेयर टॉल। ठीक है, तो F1 में क्या दिखता है? सारे के सारे प्लांट क्या थे? टॉल थे। नाउ आफ्टर दिस मेंडल बैग्ड ऑल द फ्लावर, जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, उसको बैगिंग कर दिया मेंडल ने, बिकॉज ही यूज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स इन रेसिप्रोकल क्रॉसेस, और इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ही इज यूजिंग इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। सो हियर द बैगिंग इज डन टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन। उस पूरे के पूरे F1 जनरेशन जिसमें कि सारा प्लांट क्या था? टॉल था, उसके पूरे फ्लावर को बैग के अंदर रख दिया गया टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन। अब एज अ रिजल्ट इसको क्या बोलेंगे? सेल्फिंग। सो F1 का दूसरे F1 वैरायटी के साथ सेल्फिंग कराया गया, और सेल्फिंग के रिजल्ट क्या थे? सेल्फिंग के रिजल्ट्स में जब आप देखते हो तो दिखता है क्या कि वो जो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में नहीं आया, और वो कौन सा कैरेक्टर था जो F1 जनरेशन में नहीं आया? क्योंकि जो एक्सप्रेस्ड हुआ था कैरेक्टर वो तो डोमिनेंट था, रह कौन गया था? रिसेसिव, जिसको कि ड्वार्फ यहाँ पे बोलेंगे। दैट कैरेक्टर रीअपियर्ड इन F2 जनरेशन। ऑल्दो उसका रेशियो कम होता है, लेकिन दैट कैरेक्टर डू नॉट ब्लेंड, दे are separate
एक्सप्रेस्ड एज डिस्क्रीट यूनिट इन नेक्स्ट जनरेशन, जिसको F2 जनरेशन में बोलते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में देखते हैं। अभी इसके बाद हम सिंबॉलिक फॉर्म में इसका टेबल बनाते हैं और हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। नाउ मेंडल आफ्टर परफॉर्मिंग रेसिप्रोकल क्रॉसेस एंड अगेन ऑब्जर्विंग, या जो आपका फर्स्ट जनरेशन आया उसका ऑब्जर्वेशन क्या था और उनका कंक्लूजन क्या निकला आफ्टर दैट। तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस मेंडल ड्रू फॉलोइंग कंक्लूजन्स, क्या क्या कंक्लूजन्स था। अब देखो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने उस कंक्लूजन को 4 पॉइंट में लिखा है और इधर उस कंक्लूजन्स कैसे कैसे उस कंक्लूजन को सिंबॉलिक फॉर्म में हम समझ सकते हैं। और ये जनरली बहुत आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं, लेकिन कितना क्या समझ है ये शायद यहाँ पे ज़्यादा एलोबरेटेड वे में आप समझ सकते हैं, समझ पाएंगे। Now Mendel's drew the following conclusions. So what are the conclusions after performing this hybridization experiment or after performing this sort of experiment? Since the original parental stocks were pure breeding, ये तो पहले ही जब सिलेक्शन हुआ था, मेंडल्स ने सेलेक्ट जब करा था उसी समय इनका ऑब्जर्वेशन क्या आया कि जितने भी कैरेक्टर हैं सारे के सारे क्या हैं, प्योर ब्रीडिंग वैरायटी के साथ, जितने जो भी प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक था सबका सब क्या था, प्योर ब्रीडिंग, या जिसको हम लोग ट्रू ब्रीडिंग भी कहेंगे क्योंकि उसमें किसी का तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। प्योर ब्रीडिंग, द टॉल, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल लेके चले थे टॉल, द टॉल वैरायटी मस्ट हैव possessed 2 tall factors। now here the word factor समझिए ध्यान से, इसी फैक्टर्स को आज हम लोग कुछ दिन के बाद आफ्टर 1900 जीन वर्ड दिए, इसी फैक्टर्स को हम लोग बाद में क्या समझे, जीन। तो ये फैक्टर्स था वर्ड बाय मेंडल्स। सो 2 tall factors and again dwarf variety 2 dwarf factors। तो ये फैक्टर क्या था, जीन था। और ये जीन हमेशा, अब हम तो जान रहे हैं कि जीन हमेशा क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में होता है, जिसको एलील बोलते हैं। बाद में इसी को हम लोग 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, एलील। सो इन दिस ओरिजिनल पैरेंटल स्टॉक्स वेयर प्योर ब्रीडिंग द टॉल वेराइटी मस्ट हैव पॉजेस्ड 2 टॉल फैक्टर्स, बिकॉज ये फिर ब्लेंड हुआ, इस तरह के कैरेक्टर्स फिर आए, तो मेंडल्स का अपना एक ऑब्जर्वेशन ये रहा। नेक्स्ट में क्या था, द F1 जनरेशन आफ्टर परफॉर्मिंग हाइब्रिडाइजेशन, रेसिप्रोकल क्रॉसेस करने के बाद F1 जनरेशन पॉजेस्ड 1 फैक्टर्स फ्रॉम ईच पेरेंट विच वेयर कैरीड बाय गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स के समय हमारा क्या होता है, 2n n रिमेन्स होता है, सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड कॉपी आती है, एंड दैट हैप्लॉइड कॉपी मस्ट पॉजेज वन ऑफ द फैक्टर दैट अ पेरेंटल कॉपी हैव। इसका मतलब वहीं से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बेस बन गया। पेरेंटल कॉपी में क्या था, 2 फैक्टर था, मतलब 1 पेयर, और जैसे ही F1 जनरेशन आया उन दोनों पेयर में से कोई एक ही पेयर पेरेंटल कॉपी का प्रोजेनी में या जनरेशन में आया। ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा मेंडल्स का आफ्टर परफॉर्मिंग दिस। नाउ दीज फैक्टर, जिसको आज हम लोग जीन कह रहे हैं, दीज फैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड इन द F1 जनरेशन बट रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी। कैसे, तो आफ्टर सेल्फिंग, F1 को जब हम सेल्फ किए तो F2 जनरेशन जब आता है तो F2 में क्या आया था, 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। तो ये डॉर्फ कहाँ से आया, अगर वो आपस में ब्लेंड कर गए रहते, मिक्स कर गए रहते, तो ये डॉर्फ का तो आने का कोई चांस होता ही नहीं। तो ये एक और कंक्लूजन क्या बताता है कि दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, द फैक्टर्स हैव देयर ओन आइडेंटिटी, एंड हेंस द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, बिकॉज वो अपने इंडिविजुअलिटी को लॉस नहीं किया, वो रिमेन रहा एज अ डिस्क्रीट यूनिट, एंड दैट डिस्क्रीट यूनिट गेट पास्ड फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर। इसी को आप डिस्क्रीट यूनिट, जिसको जीन भी हम लोग कह रहे हैं। द टॉल फैक्टर, बिकॉज टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर के साथ हम चल रहे हैं, सो द टॉल फैक्टर इज डोमिनेंट टू दी ड्वार्फ फैक्टर। ये ऑब्जर्वेशन कब हुआ, जब F1 के प्रोजेनी को देखी गई तो F1 में क्या था, ऑल आर टॉल, इजंट इट, सारे के सारे वैरायटी क्या थे, टॉल थे। और जब F2 की बात की जाएगी तो मतलब ऑब्जर्व किया गया तो F2 में क्या कितना आया, 3 टॉल्स
एंड ओनली वन डॉर्फ, मतलब 75% जो था आउट ऑफ 100 दे आर टॉल एंड ओनली 25% आर डॉर्फ। सो ये भी क्या बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, इसी को डोमिनेंट मेंडल्स ने टर्म दिया और जिसको आज हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के रूप में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये चीज़ जो मैंने बनाया है एक्चुअली इसी कंक्लूज़न को एज्यूम करके किस तरह से हुआ और कैसे ये जनरेशन में पास ऑन होता है और सेग्रीगेशन सेपरेशन गैमेट फॉर्मेशन के समय कैसे होगा और बाद में इंडिविजुअलिटी इसकी कैसे रिमेन रह जाती है, इसको देखते हैं। सो लेट टी, कैपिटल टी रिप्रेजेंट टॉल, मतलब टॉल प्लांट के लिए, बिकॉज टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, तो टॉल के लिए कैपिटल टी दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, एंड स्मॉल टी, आप यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल टी को जानिए, स्मॉल टी रिप्रेजेंट ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, जिसको रिसेसिव वन भी हम लोग बोलते हैं, बिकॉज दीज फैक्टर्स ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर। यहाँ पे मैंने कहा टॉल फैक्टर्स का दो पेयर होगा, दो होगा नंबर, और ड्वार्फ का भी क्या था, दो, एज पर द मेंडल्स कंक्लूजन। तो यहाँ पे ये हमेशा दो के कॉपी में, अगर इसकी जीनोटाइप की देखी जाए बात और ये पेरेंटल कॉपी है तो ऑलवेज पेरेंटल कॉपी डिप्लॉयड होगा। इसकी फिनोटाइप कैसी है, प्योर ब्रीडिंग टॉल व्हेन क्रॉस्ड विथ प्योर ब्रीडिंग डॉर्फ। तो फिनोटाइप क्या है, टॉल, और यहाँ पे फिनोटाइप क्या है, डॉर्फ। उसको क्या करना, इसके जीनोटाइप को अगर आप देखें तो जीनोटाइप में कैसा कंडीशन है, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड का क्रोमोसोम कैसा, 2n हम लोग रखते हैं, तो 2n। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन जीनोटाइप में क्या है, प्योर के लिए, प्योर टॉल के लिए कैपिटल टी एंड प्योर डॉर्फ के लिए स्मॉल टी, एंड दिस अकर्स इन पेयर, हेंस दो पेयर, इसमें एक पेयर करके हम लोग बनाए हैं यहाँ, ठीक है। नाउ मियोसिस, because meiosis is a meiosis is a type of cell division which occurs during the process of gamete formation. So in case of this gamete formation where the condition is haploid, n होता है सिर्फ एक कॉपी, तो इसमें दोनों में से तो 50-50 दोनों आएगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ 50% एंड फ्रॉम देयर 50%। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ इंटू हाफ, मतलब 1/4। तो 4 यहाँ पे प्रोजेनी हम लोग देखेंगे, 1 2 3 4, 4 प्रोजेनी की बात करेंगे। और यहाँ पे जब रैंडम फर्टिलाइजेशन कराया गया तो दिस कैपिटल टी मिक्स दिस कैपिटल टी विथ दिस स्मॉल टी, क्या हुआ, इसका फिनोटाइप कैसा आएगा, टॉल। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अगेन इसमें सब में आप क्या देखते हो, सबके फिनोटाइप और जीनोटाइप ऑलमोस्ट एक ही है, और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड फिनोटाइप क्या है, ऑल द प्रोजेनी अपीयर्स टॉल। जितने भी प्लांट इस जनरेशन में दिखे वो सब क्या थे, टॉल। लेकिन ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, बट द कंडीशन इज डिफरेंट। क्या कंडीशन डिफरेंट है, इसका कंडीशन क्या डिफरेंट हुआ, ये होमोजाइगस टॉल है और ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। सो दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल। नाउ इन F1 या फर्स्ट फैलियल जनरेशन जिसको बोलते हैं, वेयर डिप्लॉयड कंडीशन आ गया, क्योंकि दोनों पेरेंटल कॉपी से हाफ n प्लस हाफ n आ रहा है, तो 2n हुआ। नाउ द F1 phenotype all heterozygous tall plants. Now note क्या करना है आपको, the alleles capital T and small t remain distinct, अलग होते हैं, in spite of the dominancy of capital T। ये कब होगा, F2 की बात जब हम लोग करते हैं। अभी देखिए F2 में हम लोग आराम से इसको देख सकते हैं कि किस तरह से F2 में होता है। सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, F1 जनरेशन को अब क्या करना है, सेल्फिंग करना है, और ऐसा मेंडल्स ने कैसे किया होगा, मेंडल ने बैगिंग करके F1 जनरेशन के प्लांट को बिल्कुल उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को इनक्लोज कर दिया, सो दैट कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाए। टू अवॉइड और टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन, Mendel used bagging as a technique during hybridization. Okay, so F1 generation were self pollinated, इसलिए वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, चांसेस क्रॉस का हमने क्या किया, बनने ही नहीं दिया, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फिंग भी इसको बोलते हैं। F1 जनरेशन वेयर
सेल्फ पॉलिनेटेड और F1 वे आर सेल्फिंग। तो सेल्फिंग में क्या होगा, F1 की फिनोटाइप क्या थी, आपको याद है कि F1 की फिनोटाइप क्या थी, ऑल आर टॉल, जितने भी प्रोजेनी थे वो सब क्या थे, टॉल थे, तो टॉल प्लांट्स। नेक्स्ट जो उसका नेक्स्ट या मेल और फीमेल की बात करते हैं तो बोथ आर टॉल, टॉल प्लांट क्रॉस विथ टॉल प्लांट। सो द F1 जीनोटाइप डिप्लॉयड कंडीशन है, बिकॉज पेरेंटल कॉपी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2n डिप्लॉयड कंडीशन है, तो कैपिटल T विथ स्मॉल t, दिस इज दी जीनोटाइपिक कंडीशन फॉर दिस काइंड ऑफ टॉल प्लांट। ये F1 के टॉल जरूर टॉल थे, लेकिन सब क्या थे, हेट्रोजाइगस टॉल थे, और उसका जेनेटिक मेकअप कैसा था, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। सो नाउ अब अगर गैमेट्स बनेगा तो हैप्लॉइड होगा, और हैप्लॉइड सेट बनाने के लिए जो सेल डिवीजन का साइकिल है वो क्या है, मियोसिस होता है सेल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन हियर कम्स एंड द गैमेट्स गेट हाफ नंबर ऑफ कॉपी। सो यहाँ पे देखो अलग अलग करके कैपिटल T एंड अगेन स्मॉल t। इसको रैंडम फर्टिलाइज कराया गया, रैंडम फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू दी प्रोजेनी, और इस प्रोजेनी का जो F2 जनरेशन होगा, अब इसको अभी हमने F1 का क्रॉस कराया, अब जो रिजल्टेंट आया प्रोजेनी उसको क्या नाम देंगे, F2, सेकेंड फैलियल जनरेशन या F2 जनरेशन भी बोलते हैं। तो हियर इट इज F2, F हमेशा कैपिटल से होगा, स्मॉल से F हम लोग वहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल F एंड 2, बिकॉज सेकेंड जनरेशन हम लोग देख रहे हैं, उसकी जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप देखो तो कैसा दिखता है इसका जीनोटाइपिक रेशियो। इसको अगर हम पूरा 100 मान लेते हैं, 4 प्रोजेनी 100, ठीक है, 100%, 100 की बात अगर करते हैं तो इसमें ये कितना परसेंट है, कैपिटल T के साथ जो टॉल कैरेक्टर है इसका परसेंटेज क्या होगा। तो सिर्फ अगर आप देखें तो इसमें ये सारे ये दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये क्या है, होमोजाइगस डॉर्फ, एंड दिस इज अगेन होमोजाइगस टॉल। सो द कंडीशन और सो द रेशियो फॉर होमोजाइगस टॉल आउट ऑफ 100 इज 25। ये कितना होता है, 25%, एक, ठीक है यहाँ पे, तो 25 हो गया, और ये भी कितना होगा, इसमें से 25%, तो 25% तो रह गया। अब ये इसकी 2 कॉपी है, ये 2 है प्रोजेनी, तो ये कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं 50%, ठीक है, 50%। अगर हम इसको इस तरह से फ्रैक्शन में दिखाएं तो ये 4 है, और इसका 4 में से कितना, 1/4 फ्रैक्शन की बात करते हैं, 4 में से कितना, 1, तो 1/4। अगेन ये भी क्या है, 4 में से इसकी सेट कितनी है, तो 1/4, लेकिन इसका सेट कितना है, कैपिटल T एंड स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t का कितना है, हाफ, तो यहाँ बोलेंगे 1/2, ठीक है। तो इस रेशियो को याद रखना है, समझना है। लेकिन अगर जीनोटाइप को हम देखते हैं, जेनेटिक मेकअप की बात अगर हम करते हैं, तो जेनेटिक मेकअप में आप क्या देखते हो, ये तीनों क्या है, टॉल, सॉरी इसकी फिनोटाइपिक मेकअप अगर आप देखते हो, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी टॉल, तो 3 among 4 टॉल, 3 among 4 इज टॉल। तो फिनोटाइपिक रेशियो इज 3 टॉल एंड 1 dwarf, एंड ओनली 1 इज dwarf, जो कि दिखता है, विजिबिलिटी इसकी कैरेक्टर में क्या है, ये तीनों टॉल है और ये सिर्फ क्या है, dwarf है। तो यहाँ 75% टॉल एंड ओनली 25% इज dwarf। ये कंडीशन था F2 जनरेशन का, और ये F2 जनरेशन कब बना, F1 के सेल्फिंग से बना। आपसे क्वेश्चन यहीं पे पूछता है कि F2 जनरेशन के जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, और F1 के सेल्फिंग के लिए मेंडल्स ने किस तरह के टेक्निक को यूज़ किया और इसका रिजल्ट क्या आया। तो दिस डिपिक्ट्स अ रिजल्ट दैट प्योरिटी ऑफ गैमेट्स रिमेन्स, ऑल्दो यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होगा, बिल्कुल ब्लेंड नहीं करेगा कैरेक्टर, वो दोनों ही एज ए डिस्क्रीट यूनिट पास होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एज अ डिस्क्रीट यूनिट, डिस्टिंक्ट यूनिट, सेपरेट यूनिट, और सब अपने आप को एक्सप्रेशन में लाता है। जो कि आप 25% जो ड्वार्फ कंडीशन देख रहे हो, इट इज़ नॉट expressed during the
F1 में इसका एक्सप्रेशन नहीं आया था, एंड हेंस ये पूरे के पूरे को मेंडल्स ने क्या कहा था, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड एक फैक्टर ऐसा है जो हिडन रह गया, जिसको एक्सप्रेशन में नहीं आ पाया, तब तक नहीं आया जब तक उसका होमोजाइगस कंडीशन नहीं बना, मतलब स्मॉल टी एंड स्मॉल टी नहीं आया। इसका मतलब कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी एक्सप्रेशन में नहीं आता है। दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस ऑफ व्हाट, कैपिटल टी। और ये कैसा कैरेक्टर हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव अलग और डोमिनेंट अलग हो गया F2 जनरेशन में, जो आपको यहाँ पे इन द रेशियो आप देख सकते हो 1:2:1 एंड अगेन 3:1, विच इज़ अ फिनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन, इन विच 3 among 4, 4 में से 3 टॉल और 1 ही ड्वार्फ रहता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर है, और 3 क्योंकि टॉल है इसलिए वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। और क्योंकि रिसेसिव भी एक्सप्रेशन में आ गया जो कि F1 में नहीं आया है, तो ये क्या शो करता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये ब्लेंड नहीं हुआ तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसको हम लोग क्रोमोसोमल सेपरेशन से भी देखेंगे आगे के वीडियोज़ में। थैंक यू।